तो आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन में आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं और आंसर फ्रेम करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम लोगों को पहले मार्किंग स्कीम समझना पड़ेगा। देखो 5 सेक्शन में आपके सामने प्रश्न आएगा। सेक्शन ए जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। फिर सेक्शन बी में 13 से 18 तक क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 6 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 2 मार्क्स। अगेन 12 मार्क का ये पूरा सेक्शन रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी होगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और सेक्शन डी जो होगा जिसमें मिसलेनियस चीजें रहेंगी, लाइक कार्टून रहेगा, आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मैप रहेंगे, ये आपको सेक्शन डी में मिलेगा। उसके बाद सेक्शन ई है जो कि 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 6 मार्क सभी क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, तो 24 नंबर आपको सेक्शन ई से मिल रहे होंगे। तो 5 सेक्शन में आपका पूरा पेपर डिवाइड होगा। पेपर देने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कि क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चंस कई बार जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस बड़े ध्यान से पढ़ना है और उस पार्ट के हिसाब से अपने आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चंस कई बार समझने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो क्वेश्चंस के कोर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सोवियत यूनियन के फीचर्स को लिखना है या सोवियत यूनियन के डिसएडवांटेजेस को लिखना है, तो आप उसी आधार पर क्वेश्चंस के आंसर को लिखोगे, ना कि किसी और चीज़ के कंटेंट्स को आप उसमें मिक्स कर दोगे। तो जब शॉर्ट आंसर लिखोगे तो उसमें टू द पॉइंट रहोगे। लॉन्ग आंसर्स में आप कुछ चीज़ों में आप मिक्सअप कर सकते हो। एनीवे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको क्वेश्चंस के कोर को समझना ज़रूरी है। अपने आंसर्स को वर्ड लिमिट तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपके पास एक वर्ड लिमिट दिया गया है 2 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर में, कि इतने वर्ड लिमिट तक ही आपके आंसर सीमित होने चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप कि बहुत ज़्यादा लिखने मत बैठ जाना, ऐसे लिखने मत बैठ जाना। टू द पॉइंट एंड कंसाइज आंसर होने चाहिए। अपने आंसर के प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है आपको, जिसके लिए मैं आपको आगे टिप्स बताता रहूंगा कि कैसे किस क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से प्रेजेंट करना है अपने पेपर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देखो, हमेशा जब आप आंसर लिखोगे एमसीक्यू का तो ऑप्शंस भी लिखोगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंसीक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, इनमें से कौन सा एक कंसीक्वेंस नहीं था। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप ये भी लिखोगे कि बी इसका सही है, और बी में जो ऑप्शन है उसको भी आप पूरा लिखोगे। ऐसा नहीं कि केवल आपने लिख दिया कि 1 का बी, नहीं, आप पूरे पूरे ऑप्शंस को भी वहां पर लिखोगे, राइट। कभी भी एमसीक्यू को अनआंसर्ड मत छोड़ना, किसी भी प्रकार का हो। अनआंसर्ड रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट तो कर ही लेना, क्योंकि आंसर आपके सामने ही है। अब उन चारों में से आपके पास आंसर्स को चूज करने का ऑप्शन है, राइट। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज करते हो तो किसी एक ऑप्शन को हटाते हो तो आपके सही होने के चांसेस 75% हो जाते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो, कुछ थोड़े बहुत आइडिया लगाने की कोशिश करो कि क्या हो सकते हैं इसके प्रोबेबल आंसर। अगर आप एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हो तो आपके सही होने के चांसेस 25% हो जाते हैं। 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे तो 50% चांस। तो किसी भी एमसीक्यू को आप अनआंसर्ड मत छोड़ना, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना और नोट का काफी ख्याल रखना। कई बार क्वेश्चन में नेगेटिव तरीके से चीजें पूछी जाती, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंसिक्वेंस नहीं था, तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखो। 2 मार्क क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसमें आपका वर्ड लिमिट 50 to 60 वर्ड्स का होता है। वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आंसर इसको में आपको लिखना पड़ता है। आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं। स्टिक टू द कंसाइज आंसर, कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। इसमें मेन बॉडी होगा, 2 से 3 पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, दैट्स इट। आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के 2 कारणों के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जब हेडिंग दोगे तो आप उसको अंडरलाइन भी करोगे, आप सब हेडिंग बनाकर इन चीजों को लिख दोगे। अब देखो, एग्जामिनर कैसे आपके आंसर सीट को देखता है, उसको नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है, कितने डेप्थ में चीजें लिखी हैं या नहीं लिखा है। उसको बस इतना मतलब है कि आंसर में वो पॉइंट्स हैं या नहीं, साथ ही साथ जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो सही है या नहीं। उसके पास देखो, जैसे ही उसके पास आंसर आया कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या है,
तो उसको पता है कि आपने क्या करा है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करा है, पॉलिटिकल रीजन से इकोनॉमिक रीजन। अब वो पॉलिटिकल रीजन में पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, वो केवल देखेगा कि डेमोक्रेसी एंड अनअकाउंटेबिलिटी की बात थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लैक की बात थी, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन में वो देखेगा कि पर कैपिटा इनकम, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट के साथ ये काफ़ी पीछे था। तो बस इतना देखकर वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि हमें अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, और अगर वो सब हेडिंग्स में डिवाइड हो सकता है वो आंसर, तो हमें वो भी करना है। 4 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ड लिमिट यहाँ पर 100 to 120 वर्ड्स का होता है। इसमें एक इंट्रो जरूर लिखना, अगर पॉसिबल हो तो इंट्रो जरूर लिखना, और ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को आप इंट्रो बना दे रहे हो, नहीं, उसमें कुछ अपना वैल्यू एडिशन जरूर करना। उसके बाद मेन पार्ट पर आओगे जिसमें आप अगर एग्जाम्पल दे सकते हो तो एग्जाम्पल जरूर देना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट या अंडरलाइन जरूर करना, फ्लो चार्ट, मैप या फ्लैग अगर उसमें ऐड करना अगर पॉसिबल हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। 4 से 5 पॉइंट इसमें होंगे, दैट्स इट। कंक्लूजन अगर जरूरी हो तो कंक्लूजन भी दे सकते हो, अदरवाइज 4 मार्कर में कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हमें पता चला कि इंट्रोडक्शन होगा, 4 से 5 पॉइंट होंगे, फ्लो चार्ट अगर पॉसिबल है तो उसको ऐड करोगे, कंक्लूजन अगर पॉसिबल है तो उसको भी ऐड करोगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड इन रीसेंट ईयर्स फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो टॉपर आंसर शीट को देखने से हमें ये पता चलता है कि इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर एक इंट्रो दिया, उसके बाद जो पॉइंट्स लिखे हैं वो 4 पॉइंट्स में लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट उसने ऐड किया है, मतलब 5 पॉइंट्स उसने यहाँ पर डाले हैं। साथ ही साथ एक कंक्लूजन भी दिया है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इस प्रपोजल के साथ, राइट, कि इसको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही साथ इसके ऊपर क्या क्या इशू चलते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखोगे कि 4 मार्कर क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपियन यूनियन इज मोर लाइक अ नेशन स्टेट देन एन इकोनॉमिक यूनियन। टॉपर के आंसर को देखते हैं। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया है, एक इंट्रो दिया है, काफी अच्छा इंट्रो है, क्योंकि इसमें उन्होंने केवल क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया बल्कि अपना वैल्यू एडिशन दिया है कि यूरोपियन यूनियन 1992 में बना था थ्रू मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। उसके बाद फ्लो चार्ट बना दिया गया कि नेशन स्टेट के क्या फीचर्स होते हैं, अपना फ्लैग होता है, अपना एंथम होता है, अपना पार्लियामेंट होता है, अपना करेंसी होता है, वीज़ा का सिस्टम होता है, फिर एक फ्लैग भी उन्होंने बना दिया है। ठीक है, कितना आसान है फ्लैग बनाना यूरोपियन यूनियन का। आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, उसमें 12 स्टार डाल दोगे, ये आपके आंसर्स में इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा, इतना अच्छा इंप्रेशन बनाएगा एग्जामिनर के जहन पे कि आपको फुल मार्क्स देगा, और आगे के भी आंसर्स में आपकी जो छोटी मोटी गलतियां होंगी उनको नज़रअंदाज भी कर सकता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। एक और आंसर देखते हैं, व्हाट इज सार्क, हाईलाइट सम की ऑब्जेक्टिव्स एंड चैलेंजेस ऑफ इट। सार्क के बारे में आपको लिखना है तो सार्क के बारे में आप एक इंट्रो दे सकते हो कि 1985 में बना था, तो ढाका चार्टर, सार्क का फुल फॉर्म ये होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट उसमें डाल दिया गया है कि ये उसके की ऑब्जेक्टिव्स है, और कुछ की चैलेंजेस के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिसएग्रीमेंट पूछा गया है, तो आप इसके आंसर्स को यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है, काफ़ी पुराना हिस्ट्री रहा है, और ये 4 इशूज़ हैं। लेकिन इसमें क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, आप एक मैप बना सकते हो इंडिया और बांग्लादेश का, राइट। इंडिया का मैप बनाना, बांग्लादेश का मैप बनाना काफ़ी आसान है। आप इवन कि यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देख लोगे कैसे बहुत तेज़ी से मैप बनता है। आप मैप बना दो, लोकेट कर दो, वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का आपको खासा ख्याल रखना है। फिर 6 मार्कर क्वेश्चन की बात करें, 170 to 180 वर्ड्स तक इसका वर्ड लिमिट होता है, लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। इसमें आपको इंट्रो जरूर लिखना है, राइट। जैसे 4 मार्कर में मैंने बताया था, इसी प्रकार से 6 मार्कर क्वेश्चन में भी आपको एक इंट्रो जरूर लिखना है। मेन पार्ट की बात करूँ तो उसमें सब हेडिंग्स जरूर आप डालना, सब हेडिंग्स डालोगे और फ्लो चार्ट में कोशिश करना कि अपने आंसर को कन्वर्ट कर सकें। कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट करना। फ्लो चार्ट, मैप, फ्लैग अगर पॉसिबल हो, इवन कि मैं इंसिस्ट करूंगा कि ये चीज़ अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर डालना। कंक्लूजन यहाँ पर मस्ट हो जाता है। तो ये आपका पूरा बनता है कि इंट्रोडक्शन होगा, सब हेडिंग्स होंगे, फ्लो चार्ट में मैप उसमें डाल दिया जाएगा, मेन बॉडी 5-6 पॉइंट्स आपके उसमें रहेंगे ही रहेंगे, राइट। क्योंकि आप इंट्रो और जो कंक्लूजन है वो भी लिख रहे हो तो 5 पॉइंट भी चलेगा, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि 6 पॉइंट्स ज़रूर हो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के 6 कॉन्सिक्वेंसेज बताइए, तो एक यहाँ पर इंट्रो हो गया जिसमें ये चीज़ें लिखी है कि 1947 में ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया गया इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये एक मैसिव, पेनफुल एंड एब्रप्ट जो पार्टीशन था
वो था। इसके बाद सब हेडिंग्स दिए गए हैं, किलिंग्स, एट्रोसिटीज, और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किए गए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट किए गए हैं। आप देखोगे कि इस स्टूडेंट ने क्या किए हैं, 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन भी दिया है इसका। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा आंसर बन के तैयार होता है। और इसमें क्या कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पर क्या है कि 6 पॉइंट्स है ना, किलिंग्स, एट्रोसिटीज एंड इमेंस सफरिंग्स, राइट, देन एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसका आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो मस्त, क्योंकि कंसिक्वेंस पूछा जा रहा है तो कंसिक्वेंस आप लिख दोगे एंड उसके बाद इसके 6 पार्ट आप डिवाइड कर दोगे, तो ये एक फ्लो चार्ट बन गया। या फिर कंक्लूजन लिख के उसको गोल घेर कर यहाँ पर आप 6 इसके पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो ये फ्लो चार्ट अगर आप बना देते हो उसके बाद अपने आंसर्स के लिखते हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है 6 मार्कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 3 मेन कॉजेज पूछे गए हैं जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट के। अब देखो ये 3 कॉजेज पूछे गए, लेकिन ये 6 मार्कर क्वेश्चन, मतलब आपके पॉइंट 3 ही होंगे, लेकिन वो पॉइंट्स काफी लेंदी होंगे, क्योंकि 3 पॉइंट में ही आपको 170 एंड 180 वर्ड्स तक पहुंचना है। तो 3 मेन कॉजेज है। यहाँ पर इवन के जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो भी आप ऐड कर सकते हो। 3 कॉजेज, रोल ऑफ पाकिस्तान, इंटरवेंशन ऑफ सेंटर इन द स्टेट पॉलिसीज या स्टेट पॉलिटिक्स, थर्ड सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो ये 3 पॉइंट को सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब आपको यहाँ पर भी 6 पॉइंट्स लिखने हैं, इवन कि उससे ज्यादा भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो 3 पॉइंट्स के अंदर के पार्ट होंगे, मतलब वो 3 हेडिंग्स के अंदर के सब हेडिंग्स होंगे। तो इस तरीके से अपने आंसर्स को आप लिख सकते हो। अगेन यहाँ पर फ्लो चार्ट आप बना सकते हो कि जो कॉजेज थे, कॉजेज ऑफ अनरेस्ट थे, उसके ये 3 मेन पॉइंट्स थे, और उसके बाद आप इसको एलैबोरेट करोगे। तो इस प्रकार से अपने आंसर्स को आपको लिखना है। और देखो, इससे आपको हिंट भी पता चल जाता है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपने आंसर को फ्रेम करना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज यूएन इज डिजायरेबल, हाईलाइट द नेसेसरी रिफॉर्म फॉर एन एम्पावर्ड यूनाइटेड नेशन। ये जो प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बदलते विश्व में यूएन के जो नेचर है उसमें आप क्या क्या रिफॉर्म की बात करते हो। और अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, इसके मार्किंग स्कीम को देखोगे, तो यहाँ पर 1+1+1+1+1 मतलब 6 मार्क में इस तरीके से बाइफर्केशन है। मतलब एग्जामिनर आपको हर एक पॉइंट के लिए एक एक मार्क्स देगा, तो आपके पास 6 पॉइंट्स होने ही चाहिए इस आंसर में। इसका और का सवाल है कि आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में बताना है। उसके बाद व्हाट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन इज अ मेजर डिफरेंस इन द प्रिविलेज गिवन टू इट्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। अब देखो, इसका आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो यहाँ पर 2+4 का मार्किंग स्कीम है। इसका अर्थ ये हो गया कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको क्वेश्चन के पार्ट को समझना है। पहला है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है, ये पहला प्रश्न है, और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप अपने आंसर को लिखोगे। और जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, उससे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसमें आपके 4 पॉइंट्स एटलीस्ट होने चाहिए। आप उसमें वीटो पावर को एक्सप्लेन करोगे, किन किन को मिला है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसके बारे में आप चीज़ों को लिखोगे। तो आपको मार्किंग स्कीम से भी काफ़ी आइडिया लग जाता है कि कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। तो इस प्रकार से अपने आंसर को आप प्रेजेंट करोगे, पेपर लिखोगे, और आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और वैल्यू एडिशन के बारे में हमेशा सोचना है कि अपने आंसर्स में कितना वैल्यू ऐड कर सकते हो। लेकिन अब इस चीज़ के बेसिस पर अपने आंसर्स को लेट से मत तैयार करना, राइट। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो और इस कारण से आपके बाकी क्वेश्चंस छूट जाए, तो कोई फायदेमंद नहीं होगा। जैसे जैसे अगर आप आंसर्स लिखते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आती चली जाए, तो उसको उसी के साथ आप बनाते हुए चले जाना, उसको ऐसे ही अटेम्प्ट करते हुए चले जाना। बाकी ब्लेड लर्न ह्यूमैनिटीज़ पर सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, मैप, कार्टून, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस एंड नोट्स अवेलेबल हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको ब्लेड लर्नर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप वहां से उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो और वीडियोस को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी ब्लेड लर्नर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप वहां पर उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम आपके साथ हैं। ब्लेड लर्नर एप्लीकेशन पर आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ना बहुत ख्याल रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई विश यू वेरी बेस्ट। जय हिंद, थैंक यू।